तो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 4th चैप्टर इतिहास और उसके आरंभिक नगर पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया जाएगा कि पुराने समय में नगर कैसे शुरू हुए। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले बनी थी। उस जमाने के नगर सिंधु घाटी के मैदानों में ही बने थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सभी नगर जो है सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे थे। इस सभ्यता में जो सबसे पहले शहर खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इस संस्कृति को या सभ्यता को हड़प्पा भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बनी, कहाँ पर इसका विकास हुआ, ये पढ़ेंगे हम। दुनिया के अन्य भागों में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ। ट्रिग्स और यूफ्रेटिस नदी के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ और नील नदी के आसपास मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार ये नगर थे। जैसे चीन में हुआंग हो नदी के किनारे ऐसी ही सभ्यता का विकास हुआ। कहने का अभिप्राय क्या है कि जहाँ पर भी नदी थे वहाँ पर ही इन सभ्यता का विकास हुआ। क्योंकि नदी के किनारे आसपास लोगों को खेती करने का अवसर था और खेती की वजह से उनका जीवन चलता था। हड़प्पा के विषय में पढ़ेंगे अब हम। हड़प्पा आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर ये हड़प्पा है और पुराने स्थल की खोज इसकी संयोग से हुई। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें कुछ खंडहर मिले। जब जो अंग्रेज लोग हैं यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, खुदाई करनी पड़ती है, तो उस खुदाई के दौरान उन्हें खंडहर मिले। तो हड़प्पा मजदूरों और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण शहर का खंडहर होगा, तो इसीलिए वहाँ से वो ईंटें निकालकर रेल निर्माण में इस्तेमाल की जाने लगी। और आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही पुराना शहर है। पुरातत्वविद होते हैं जो पुराने समय को जानते हैं, पुराने चीज़ों की खोज से उनको पुराने समय का एहसास हो जाता है। सिंधु घाटी के अन्य महत्वपूर्ण पुराने जो स्थल हैं उनके नाम है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। अब इस सभ्यता के लगभग 150 पुराने स्थलों का यानी कि जगहों का पता चल चुका है। इसमें जो अधिकतर आज का पुराने स्थल हैं आज के पाकिस्तान में हैं। भारत में जो कुछ स्थल आते हैं पुराने समय के, वो है कालीबंगा जो आज का राजस्थान है, बनावली आता है हरियाणा में, धोलावीरा आता है गुजरात में, लोथल भी गुजरात में आता है। इस प्रकार पुराने स्थलों पर खुदाई करने से यह बात साफ हो गई कि सभ्यता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। अब ये जो शहर हैं आपके सामने पिक्चर भी बनी हुई है, वो देखिए, उसको देखिए, तो इसमें जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके शहरों की विशेषताएं बताई गई हैं कि योजना कैसे इस शहर की गई थी। तो ऐसा लगता है कि इन शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ है। और हड़प्पा का नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो पुराने समय का शहर तो है, लेकिन इसका निर्माण बहुत ही पहले इसकी योजना की गई और फिर यह शहर का निर्माण हुआ। नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते थे। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी होती थी। और नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था, इस भाग को निचला शहर कहते थे। योजनाबद्ध शहर कैसे था ये कि नगर दुर्ग में एक तालाब मिला और पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार का नाम दिया कि बहुत बड़ा तालाब था और उसमें क्या था, उसको लोगों ने यानी कि विद्वानों ने ये कहा कि ये बहुत बड़ा स्नानघर है।
इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था और महान स्नानागार की दीवारें और फर्श चारकोल की परत चढ़ाई गई थी इन पर, ताकि पानी का रिसाव न हो सके, यानी कि पानी बाहर ना आए रिस कर। तो इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी थी और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकार का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान करते थे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि मजदूर शहर के निचले हिस्से में रहते थे। तो देखिए ये पिक्चर बनी हुई है आपके सामने, ये ईंटें हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पक्की ईंटों का वहाँ पर प्रयोग होता था, पकी हुई ईंटों का, कि कच्ची ईंटें नहीं थी। ये घर और अन्य इमारतें पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। ईंट एक ही आकार की थी जैसे आज भी होती है। इससे अब पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर बहुत कुशल होते थे और ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न के द्वारा जोड़ा जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। अब सड़कें और नालियाँ कैसे बनी हुई थी? सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी और सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 के कोण पर काटती थी। नालियों का जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। थोड़े थोड़े अंतराल पर इनमें मेन होल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। यानी कि जो नालियों का जो योजना की गई थी, नालियों का जो जाल बिछाया गया था वो इस तरीके से बिछाया गया था ताकि गंदगी ना बाहर फैले। तो मकान अब किस तरीके से बनाए गए हैं? घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो 2 मंजिले होते थे और इससे उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला का पता चलता है। एक घर में अक्सर एक रसोई, स्नानघर और बड़ा सा आंगन होता था। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकतर कुआं भी होता था। भंडार घर है, जिसे स्टोर रूम हम बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। ऐसे भंडार गृह झुलसे हुए अनाज भी मिले हैं। उससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता और बड़े भंडार गृह में टैक्स में वसूले गए अनाज रखे जाते। तो फिर अब लोगों का जीवन कैसा है? जैसे आपने उनका मकान वगैरह, गली, सब कुछ पढ़ लिया, तो हमें खेती के विषय में पता चला, अनाज के विषय में पता चला। तब लोगों का जीवन कैसा होता है? गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी होती थी, लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशे में शामिल होते हैं। हड़प्पा के शहरों में कुछ संभावित पेशे इस प्रकार हो सकते थे। देखिए आपके सामने पिक्चर्स बनी हुई है, तो ये आपको पता चल रहा है कि नालियाँ कैसी बनी हुई थी और मकान कैसे बने हुए थे। तब शिल्प यानी कि बनावट या बनाना किस प्रकार का होता? तो कोई भी चीज़ के बनाना उसको शिल्प बोलते हैं। किसी जैसे बर्तन है, कोई भी मकान बनाया है तो उसको शिल्पकारी बोलते हैं, शिल्प बोलते हैं। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का प्रयोग होता था और औजार, हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था, जैसे कैनेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल आदि। खिलौना बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग होता था। गाड़ी के आकार का खिलौना बड़ी अच्छी हालत में मिला है, वो आपने पीछे भी देखा। ये सामने तस्वीर में आपके बर्तन दिखाई दे रहा है और ये सामने तस्वीर में आपके बुत दिखाई दे रहा है। इसे देखकर लगता है कि उस जमाने में गाड़ी को जानवरों द्वारा खींचा जाता था। खिलौनों, बर्तनों और जेवरों पर जटिल यानी कि मुश्किल नक्काशी देखने को मिलती थी। इससे सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों की दक्षता का पता चलता है, इनके कुशलता का पता चलता है। कुछ तकनीकियाँ भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल धागा बनाने के लिए होता होगा। लोग कपास से धागा बनाते थे। व्यापार कैसा था वहाँ के लोगों का?
उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान था ओमान से आता था और हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार हुआ करता था। धन्यवाद बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पाठ में क्या पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बसी हुई थी, वहाँ के लोगों के मकान कैसे थे और क्या वो लोग व्यापार करते थे, किस प्रकार का उनका शिल्पकार था। बाकी के टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।